दिल्ली की जो एक आबादी जो बहुत बढ़ रही थी उस समय पर, तो क्या और जो बहुत सारे पॉपुलेशन जो है दिल्ली की, उसमें बच्चे एक बहुत वनरेबल स्थिति में हैं और एक्सेस नहीं है। जिस उम्र में यूजुअली माँ बाप के साथ बच्चे पिक्चर देखने, होटल में खाना खाने या शायद किसी पार्क में जाते हैं, उस उम्र में आप ये सोचो कि पेरेंट्स उसको ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहाँ तुम बैठ करके कुछ मार्जिनलाइज्ड बच्चों को पढ़ाओ। और सबसे अच्छी बात ये कि उस बच्चे में ये भी ख्याल नहीं आया कि नहीं अब यहाँ नहीं रहना माँ, थोड़ा बाहर जाते हैं, थोड़ा खेलते हैं। उसने कभी भी ना नहीं कहा और हमेशा ही अपने पेरेंट्स को ज्वाइन किया, और ऐसा रहा कि माँ बाप के सपने को लेकर के आगे बढ़ते रहा। ये हैं अरविंद सिंह जी, मातृ सेवा से। नमस्कार। आइए आज अरविंद जी से सुनते हैं किस तरीके से उनकी माँ ने शुरुआत की मातृ सेवा की और आज किस तरीके से वो आगे इसको लेकर बढ़ रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार मैम। बताइए जर्नी कैसा रहा अरविंद जी? सो जैसे आपने इंट्रोडक्शन में इनफैक्ट बात की, लगभग बात शुरू वहीं थी। बच्चों को पढ़ाने जाने का एक दौर शुरू हुआ, और क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्ट रखता था कि बच्चों को पढ़ाया जाए, एंड तो इनिशियल जो मैम 10 साल जो रहे वो पढ़ाने के लिए रहे। तो प्लान ये था कि दिल्ली भी, पॉपुलेशन दिल्ली की बढ़ रही है और दिल्ली में पॉपुलेशन जो है बहुत माइग्रेंट्स आते हैं, तो एक्सेस और अवेयरनेस का अभाव, गैप्स काफ़ी था। तो हमें ये था कि भाई लोगों में जानकारी तो है लेकिन एक्सेस टू फैसिलिटीज़ नहीं है। उसमें शिक्षा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा। तो यही था कि हम कैसे जो है बच्चों को स्कूल में ले जा सकें, पढ़ा सकें, और सरकारी स्कूलों की भी बहुत फैसिलिटी उस टाइम पर थी। और ये किस साल की बात कर रहे हैं? ये बात है लगभग लेट 90s की बात कर रहा हूँ मैं लेट 90s की बात कर रहा हूँ। और मैं क्लास 8 में था 1998 में। मैंने अपना क्लास 10th 2001 में पास किया है। और तो जब मैं दिल्ली में आया, देखा कि पेरेंट्स जो हैं काफ़ी सोशल वर्क में लग गए हैं, तो मुझे भी लगा कि मैं एक बार क्यों ना उनको ज्वाइन करूं। और फैमिली में मेरे 2 छोटे ब्रदर हैं, तो मेरे को थोड़ा सा एक अलग सा आइडिया था कि चलो मैं थोड़ा सा कुछ ध्यान दूं। वो कहते हैं कई बार चीज़ें जो हैं कुदरत डिसाइड करता है आपको, तो वो एक स्पिरिचुअल आपकी एक अंडरस्टैंडिंग घर से भी आती है कहीं ना कहीं। तो शिक्षा का जो एक महत्व है वो हमारे गुरबाणी में भी लिखा है, और हम उसको ट्रांसलेट करते हैं कि हम उसको आगे भी लेके जाएं। तो पेरेंट्स के साथ फिर मैं जाता था भाई बच्चों को पढ़ाने, छोटे बच्चों को। और इनफैक्ट मतलब वो बच्चे आज इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि उनकी शादियां हो गई, उनके बच्चे हो गए इनफैक्ट। तो वो एक लंबी जर्नी रही है। तो इन जर्नी में लेकिन काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव थे, रहे हैं। तो क्योंकि पढ़ाना एक कोर एजुकेशन जो एक कोर एजेंडा शुरू से मातृसुधा का रहा, और क्योंकि जो उसका फाउंडेशन रखा गया है वो मातृसुधा, तो बेसिकली 2 शब्दों से बना है। मातृ है इट्स मदरहुड, और सुधा जो है बेसिकली प्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं कि समुदाय जो है, कम्युनिटीज़ जो है, उसको हम कैसे सस्टेनेबल बनाएं। अब सस्टेनेबल बनाने के लिए भी 2 फैक्टर्स रहेंगे कि आप उनका ध्यान भी रखें, केयर करें, और डिग्निफाइड लाइफ कैसे हो सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि बदलाव तो ज़िंदगी में ज़रूरी हैं, बट वो डिग्निटी के साथ लाइफ जीना एक अलग मसला है। ज़िंदगी तो सब जीते हैं। सो वो एक कोर प्रिंसिपल्स था मातृसुधा का कि हमें जो है एक सस्टेनेबल कम्युनिटीज़ बनानी है, और उसमें कोर फोकस हमारा बच्चों के साथ ही शुरू से रहा है। आज भी हम बच्चों के साथ ही काम करते हैं, एंड वहाँ भी हम वनरेबिलिटीज़ फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पर जो लास्ट माइल जो है, हमें जिन्होंने एंकर किया, बताया सेक्टर में, क्योंकि हम बेसिकली हम एक कोर नॉन NGOs बैकग्राउंड से नहीं आए थे जब हमने ये पूरा प्रोसेस और पूरी जर्नी शुरू की मातृसुधा की। तो ये जब उन्होंने मुझे इन्वॉल्व करना शुरू किया, मेरे पेरेंट्स ने, तो मेरा भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और मैं कभी कभी जाता था उनको पढ़ाने साइंस, मैथ्स। तो मेरा एक पैटर्न बन गया था। क्लास 12th मैंने जब क्लियर किया, तो फिर मम्मी का था कि भाई IAS का तैयारी करना है और थोड़ा थोड़ा पढ़ाई साथ में शुरू कर लेते हैं। तो वो ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई चलती रही, मातृसुधा का भी मैं काम देखता रहा धीरे धीरे। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए जो तो पहला जो फेज़ है मातृसुधा का, वो पहला 2010 तक रहा।
जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ जो काम था वो शिक्षा पे रहा और कुछ कंपोनेंट्स हमने हेल्थ वाले भी पिक किए। रीज़न बिंग की जैसे तो ये जो शिक्षा पे आप लोगों ने जो 2010 तक जो मेजरली काम किया, सो ये किस एरिया पे आपके फोकस रहते थे और किस एज ग्रुप के बच्चे रहते थे और कैसे ये बच्चे आप तक अप्रोच करते थे? राइट, तो हमारा जो काम है अभी भी सेम पैटर्न वही है। हम तो बेसिकली कम्युनिटी में जाते हैं, एक तो अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन से जहाँ पर वनरेबिलिटीज़ हैं उसका एक हमने थोड़ा सा बेसलाइन सर्वे किया, थोड़ा अंडरस्टैंड किया और फिर हम वनरेबिलिटीज़ फाइंड आउट करते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पर क्या ज़्यादा इश्यूज़ हैं। अगर वो हमारे क्राइटेरियाज में आते हैं कि भाई एजुकेशन पर बच्चे नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, या उनको बियॉन्ड क्लासरूम भी अगर उनको कहीं नीड है, जहाँ पर बियॉन्ड देयर सब्जेक्ट्स उनको अगर कोई रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर लाइफ स्किल्स की उनको ज़रूरत होती है, तो बेसिकली वो क्राइटेरियाज यूजली हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और ये हम लोग जो काम करते हैं लॉन्ग टर्म रहता है, मतलब हम लोग ऐसे नहीं कि हमने कोई और प्रोजेक्ट के कोई प्रोजेक्ट बेस्ड भी काम नहीं रहता कि कोई प्रोजेक्ट है तो हमने काम किया। ये है कि हमने जब एस्टैब्लिशमेंट किया मातृसुधा का, हमने एक सेंटर चलाया, तो सेंटर चलाने की के से ही हम शुरू करते हैं कि हमें एक्चुअली कम्युनिटीज़ को कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है। तो सस्टेनेबिलिटी के फैक्टर्स हैं कुछ मैम, जैसे हम लोग कुछ आइडेंटिफाई करते हैं इंडिकेटर्स कि भाई हेल्थ पर, एजुकेशन पर, न्यूट्रिशन पर आज हम लोग करते हैं। और क्योंकि ये इवॉल्व हुआ है, तो हम जब एजुकेशन पे बात करते थे तो हमें लगा कि बहुत सारे इंटरकनेक्टेड इश्यूज हैं। और हमने जब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, मुझे याद है मातृसुधा में, तो हमें किसी ने पूछा कि आप बच्चों को खाना देते हैं क्या, तो हम आपको ना खाना बनाने के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं। तो मुझे आज भी याद है वो हमारे को खाना बनाने के लिए 150 बच्चों के का सपोर्ट प्रोवाइड करते थे। तो ये मातृसुधा एक सेंटर है यहाँ? तो मैम हमारा जो है बेसिकली हम लोग चिल्ड्रन रिसोर्स सेंटर्स चलाते हैं अलग अलग। तो बेसिकली मातृसुधा के ही बैनर में चलते हैं। तो कितने सेंटर्स हैं आपके? हमारे पास इस टाइम टोटल 10 सेंटर्स हैं। और हर सेंटर में तकरीबन कितने बच्चे? हर सेंटर में लगभग जो है अराउंड 25 से 28 बच्चे ही होते हैं, उतना ही हम लोग रखते हैं। और यहाँ फोकस्ड केवल तो जो जर्नी थी उसमें थोड़ा सा फ़र्क ही आया कि 2010 तक ब्रॉडली प्राइमरी एजुकेशन था, जहाँ पर हम लोग 5वीं तक शिक्षा देते थे और फिर बच्चों को स्कूल में दाखिला देते थे। और ये दौर उस ज़माने का है जब यूजुअली ये पैटर्न ही था दिल्ली के अंदर कि बहुत सारे बच्चों से संबंधित कानून नहीं थे, तो कई सारे कॉन्टेम्परेरी चीज़ें हुई। तो उसमें जैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आया, जिसने बोला कि कंपल्सरी एजुकेशन देना है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। तो ये जब हमने शुरू किया था तब नहीं था। तो तब हमारा पैटर्न ये था कि हम बच्चों को पढ़ाते थे, खुद 5वीं तक पढ़ा लिया, उसके बाद बच्चों को हमने नज़दीकी जो स्कूल होता था वहाँ हमने उसको दाखिला करा दिया। तो यहाँ से जब जर्नी शुरू हुई, लॉ आया, लॉज ने बहुत कुछ बदला, NGO सेक्टर में बहुत कुछ चीज़ें बदली गई और ये इसने थोड़ा काम को हमारे को इफेक्ट किया। तो हमने कहा कि ठीक है, हम लोग जो पुराना जो प्राइमरी एजुकेशन वाला जो हमारा मोड ऑफ एक्शन है, हम लोग थोड़ा सा उससे बाहर आते हैं और थोड़ा इंटरकनेक्टेड इश्यूज भी थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि क्या हैं, क्या चैलेंजेस हैं जो हम थोड़ा सा एंटिसिपेट कर पाएँ कि आने वाले दिनों में दिल्ली की जो एक आबादी जो बहुत बढ़ रही थी उस समय पर, तो क्या, और जो बहुत सारे पॉपुलेशन जो है दिल्ली की, उसमें बच्चे एक बहुत वनरेबल स्थिति में हैं और एक्सेस नहीं है। इनफैक्ट मुझे याद है घंटों घंटों लाइट नहीं होती थी। हम लोग गर्मी में समर वेकेशंस हो रहा है और हम लोग जो है गर्मी में बैठे हैं, पंखा नहीं है, और लेकिन बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मुझे आज भी याद है हमारा एक MCD से एक इंस्पेक्शन आया था और वो इट वॉज कोर मई जून का महीना था और बच्चे पढ़ रहे थे। और बच्चे पढ़ रहे थे, वो आए, उन्होंने देखा इंस्पेक्शन की, उन्होंने इंस्पेक्शन किया, कुछ पूछा नहीं हमारे से, इनफैक्ट उन्होंने पानी वानी पिया और वो लोग चले गए। और फिर जब हमने बाद में उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हम लोग इंस्पेक्शन करने आए थे जस्ट टू चेक कि भाई जिनको हमने ये गवर्नमेंट स्पेस दिया है, ये उसकी फुलफिलमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है स्पेस। और फंडिंग भी एक्चुअली नहीं थी, मतलब मैं आपको कहूँगी रिसोर्सेज, फंडिंग हमें से कि हम लोग इसको रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, तो रिसोर्सेज भी नहीं थे। तो सेल्फ फंडेड और सेल्फ स्पॉन्सरशिप वाला ही पूरा तो सस्टेन कराना थोड़ा डिफिकल्ट करना था, राइट। तो वही इनिशियल चैलेंजेस थे। और अब क्योंकि मैं मतलब जिस बैकग्राउंड से, जिस रिलीजन से आता हूँ, आप पगड़ी रखते हैं और जिस समुदाय में आप जाते हैं वो ब्रॉडली नॉन सिक पॉपुलेशन है, तो ट्रस्ट बनाना भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है
कि रिसोर्सेज ना होना एक चैलेंज हो सकता है जिसको आप एक टाइम के बाद आप मिटिगेट कर लेंगे, लेकिन जहाँ पर आपके जैसे दिखने वाले लोग अगर ना हों तो वहाँ पर ट्रस्ट बनाना थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म जो है एक स्ट्रैटेजी रहती है, आप उस पर थोड़ा काम करें। और जब हम कोशिश करते हैं कि हम अपने सॉल्यूशंस किसी कम्युनिटी पर अगर इम्पोज करें तो शायद बहुत एक्सेप्टेंस होती नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन वाला जो आइडिया था मातृसुधा ने जो इनिशियली पिक किया कि हम लोग वहीं बैठ के समुदाय में ही डिज़ाइन करें कि भाई क्या इश्यूज़ हैं। आज भी हम यही करते हैं कि हम जब इंटरकनेक्टेड इश्यूज़ पे बात करते हैं एजुकेशन के अलावा, तो एक्चुअली हम कम्युनिटी के साथ बैठ के ही प्लान करते हैं। अब कम्युनिटी में भी हमने बहुत सारे सेगमेंट्स अलग अलग बना लिए हैं। तो बच्चों के साथ हमने जब काम करना शुरू किया तो हमें लगा कि भाई, तो 2010 के बाद फिर एक नया फेज़ शुरू हुआ। और तो ये एजुकेशन में मेनली आप क्या कोर एजुकेशन की बात कर रहे हैं या स्किल्स डेवलपमेंट या वोकेशनल या कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं? जब एजुकेशन की बात करते हैं तो पहले फेज़ में 2010 तो इट वाज प्राइमरी एजुकेशन, पूरा कोर, पूरा सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी और फिर स्कूल में दाखिला होता था। उसके बाद फिर हमें लगा कि अब समुदाय के अंदर सस्टेनेबिलिटी आ गई, बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं, बड़े बच्चे स्कूल जा रहे हैं और वो जा पा रहे हैं। लेकिन देन फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि जो छोटे बच्चे हैं 5 साल के, 3 साल के, 4 साल के, ये बच्चे एक्चुअली स्कूल नहीं जा पाते। रीज़न बीइंग जो स्कूल्स की जो अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड है, और स्कूल में जो है सरकारी स्कूल खासकर गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर नर्सरी से क्लासेस शुरू नहीं होती। करेक्ट। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स के अंदर वो पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन फिर वहाँ पर आपको एक अफोर्डेबिलिटी का मसला है कि अगर आपके पास फीस देने के पैसे हैं तब तो जो है पॉसिबिलिटी, अदरवाइज फिर वो बच्चे जो है बाय डिज़ाइन वो जो है सोशली एक्सक्लूड हो जाते थे। और ऐसे बच्चों के लिए गवर्नमेंट आंगनबाड़ी सेंटर्स चलाती थी, लेकिन दिल्ली में उस समय आंगनबाड़ी सेंटर्स का भी बहुत लिमिटेड पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो बहुत सारी चीज़ें जो है पैरेलल हो रही थी। आंगनबाड़ी का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव धीरे धीरे हो रहा था दिल्ली के अंदर, उसके कवरेज बढ़ रही थी। तो हमें लगा एक अपॉर्चुनिटी है कि हम जो है 6 साल वाले जो बच्चे हैं खासकर, जिनको हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट वाले बोलते हैं, तो हमने उनको कोर फोकस उन पे हमने किया। और वहाँ पर भी हमें 2-3 साल के काम के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि एक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एक एस्पेक्ट है जहाँ पर हम लोग विदिन 6 ईयर्स हम लोग बहुत छोटे बच्चों पर फोकस कर सकते हैं। तो हम बेसिकली आज की डेट में उनको 1000 डेज वाला हम लोग कॉन्सेप्ट चलाते हैं। तो 1000 डेज कॉन्सेप्ट में बेसिकली हम प्री नेटल से लेकर पोस्ट नेटल और फिर नेक्स्ट 2 ईयर्स ऑफ लाइफ हम लोग जहाँ काम किया। तो ये सडनली इवॉल्व नहीं हुआ कॉन्सेप्ट। हमने देखा कि इंटरकनेक्टेड इश्यूज़ क्या हैं, बड़े बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं बट छोटे बच्चे अभी भी घर पे हैं और वो आसपास ही खेल रहे हैं। तो गवर्नमेंट के साथ फिर हमने एंगेज करना शुरू किया। उससे पहले हमने कभी भी गवर्नमेंट के साथ उस तरह से कभी भी एंगेजमेंट नहीं की थी। कि हमने मतलब ये प्लान था कि अगर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दिल्ली में जो बढ़ रहा है, अगर उसका थोड़ा बहुत भी एक प्रोपोर्शनेट परसेंटेज जो है हमारे इंटरवेंशन एरियाज में आ जाए तो इससे एटलीस्ट जो कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं, उनको उससे बेनिफिट मिल जाएगा। सो ये जो आपने कहा कि गवर्नमेंट के साथ आपके जो अभी कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, सो मेनली गवर्नमेंट के किन प्रोजेक्ट्स पे मातृसुधा काम कर रही है एंड उसके बेनिफिशियरीज कितने हैं? राइट। सो गवर्नमेंट का जो पहला प्रोजेक्ट डायरेक्टली हम कभी भी गवर्नमेंट की फंडिंग लेके या गवर्नमेंट से ऐसे फाइनेंशियल सपोर्ट लेके नहीं करते काम। यूजुअली हम गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को कैसे सस्टेन कर पाएँ और कैसे वो उसका कवरेज लोगों तक बढ़े, तो उसकी एक्सेस बढ़े, हम बेसिकली फोकस वहाँ करते हैं। तो आंगनवाड़ी वो पहला एक पॉइंट था जहाँ से हमने शुरू किया। तो मुझे याद है ये 2010 के बाद की बात है, आरटी एक्ट जब आया था उसके बाद की बात है कि आंगनबाड़ी सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में बढ़ रहा है। तो हमें बोला गया कि आप सर्वे करके हमारे को दे दें कि कितने बच्चों, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र जो है पॉपुलेशन के बेसिस पे आधारित होता है कि भाई 40 के नॉर्म्स पर एक आंगनबाड़ी सेंटर होगा। और जो पूरा लाल कुआं एरिया है साउथ ईस्ट दिल्ली में, तुगलक फोर्ट के पास है ये, तो वहाँ पर कुछ लिस्ट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस उस समय थी और हमारा एक पूरा एक फोरम चलता था 3-4 ऑर्गेनाइजेशंस का। तो हमने कलेक्टिवली प्लान करा कि हम लोग एक सबको मिलके एक पूरा एक टेंटेटिव सैंपल इकट्ठा करें और वो हम गवर्नमेंट को प्रेजेंट कर दें। तो गवर्नमेंट को जब प्रेजेंट किया तो मुझे याद है कि 2013 में
गवर्नमेंट ऑर्डर किया और वहाँ पर 22 आंगनवाड़ी सेंटर पूरे अलॉट कर दिए। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि गवर्नमेंट क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर रही है और आपने एक टाइमली इंटरवीन करके आपने जो है गवर्नमेंट को बोला कि हाँ यहाँ पर हम ये काम कर सकते हैं, तो डिपार्टमेंट वुमेन एंड चाइल्ड क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्र देखता है और तो उससे बेनिफिट ये हुआ कि आंगनवाड़ी केंद्र जो 2012-13 में खुले थे वो आज भी आंगनवाड़ी केंद्र आज भी हैं। गवर्नमेंट तो हमारी बिलीफ थोड़ी और बढ़ गई गवर्नमेंट के प्रोग्रामिंग्स पे। हमें लगा कि हाँ अगर गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स की एक खास बात ये कि सस्टेनेबिलिटी रहती है। NGOs आज हैं, कल किसी और इंटरवेंशन में हैं, कोई प्राइवेट बॉडी है, आज है कल नहीं है। जो मेरे को समझ में आ रहा है अरविंद जी कि आपने गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स के साथ मातृसुधा का टाई अप किया सो दैट आप एक लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट दे सके, बिकॉज आपको लगा कि आपके रिसोर्सेज आपको कहीं ना कहीं ओके फाइन, सो आई कैन अंडरस्टैंड। सो इन दैट वे जो आपने कहा आंगनवाड़ी की जो सस्टेनेबिलिटी है या फिर गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स की जो सस्टेनेबिलिटी है, सो उनके साथ आप अभी आपने कहा कि आप उनके किसी डायरेक्ट प्रोजेक्ट को नहीं करते, है ना, उनके जो रेडी किए हुए प्रोजेक्ट्स हैं उन पे आप उनको और सो उस पे आप किस तरीके से काम करते हैं जो गवर्नमेंट्स के जो रेडी प्रोजेक्ट्स हैं? बहुत इसमें हमने जब शुरू किया तो बिल्कुल एक्चुअली कोई खास हमारे को नॉलेज नहीं थी। हमें ये लगा था कि बच्चों को जो है आंगनवाड़ी में कैसे बिठाया जाए, बुलाया जाए। तो पेरेंट्स का भी बहुत इनिशियल फोकस आंगनवाड़ी था नहीं, क्योंकि उनको एक आदत मातृसुधा की भी हो गई थी। लेकिन छोटे बच्चों का साथ काम करने का हमारा एक्सपीरियंस बहुत नहीं था और बच्चों के क्या नुएंसेस होते हैं हमें उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो हमने भी उसको फिर समझना शुरू किया कि हेल्थ और न्यूट्रिशन के क्या ब्रॉडर एस्पेक्ट हैं, जो मैं बहुत आज बात कर रहा हूँ, टेक्निकल भी बात कर रहा हूँ। ये 10-12 साल पहले मैं इस पे बात नहीं कर पाता था। तो हमने भी सीखा कि हमें एग्जैक्टली अगर कोई काम करना है तो हमें उसको थोड़ा सीखना पड़ेगा। और तो पहले फोकस ये था कि कैसे एनरोलमेंट बढ़ सके, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर गवर्नमेंट ने बनाया है तो उसके लिए उसका बेसिक प्रमाइस ये था कि बच्चे आंगनवाड़ी केंद्रों में आएँ और वहाँ पर वो एटलीस्ट खाना लें, जो उनको न्यूट्रिशन मिलता है, जो उनको प्री स्कूल मिलता है, वो एटलीस्ट वहाँ पर लें। और साथ ही साथ क्योंकि आंगनवाड़ी जो चलती है वो आंगनवाड़ी वर्कर्स के थ्रू चलती है और वो क्योंकि एक आउटसाइडर है तो ट्रस्ट फैक्टर जो है वो, तो इस तरह उस पूरे फैक्टर उस सिनेरियो में कहीं ना कहीं हम जैसे जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो थोड़ा सा एक रोल प्ले करते हैं जस्ट टू ब्रिज gap between the someone who is from outside the community and between the community. So access to services कैसे बढ़ सके और कैसे जो है बहुत मोस्ट वनरेबल जो कैटेगरी ऑफ चाइल्ड है उस तक वो सर्विसेज कैसे पहुंच सकें, वो हम बेसिकली वो लिंकेजेस हम लोग ब्रिज करते हैं। एंड लास्ट में आंगनवाड़ी केंद्रों का जो हमने जो फिर बाद में हमने इवॉल्व जो अपने सिस्टम को किया तो हमें लगा कि कैपेसिटी बिल्डिंग में इनकी बहुत रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने 1000 डेज की बात करी तो ब्रॉडली उनकी अंडरस्टैंडिंग 6 साल का बच्चा क्या होता है, क्या करना चाहिए, आंगनवाड़ी की स्कीम्स क्या हैं, सर्विसेज क्या हैं, वैक्सीनेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ब्रॉडली वो ब्रॉडर कंपोनेंट्स को वो टच करते हैं। लेकिन उन बहुत मिनिस्कल लेवल पर जब जाते हैं, बहुत नैरो डाउन होकर जब वो चीज़ें देखते हैं तो वहाँ पर उनको कहीं ना कहीं कैपेसिटी बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है। एंड वी प्ले अ रोल ऑफ अ टेक्निकल एजेंसी एज अ टेक्निकल पार्टनर, जहाँ पर हम उनको वो बताते हैं कि भाई पहले 1000 दिन में कौन सा आपको, जैसे एग्जांपल हम लोग डेवलपमेंट डिलेस की बात करते हैं, एज के अगर आपको फिजिकल कॉग्निटिव अगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा बच्चे में तो क्या वो फैक्टर्स हैं जिससे आप एक्चुअली आइडेंटिफाई कर पाओ और देख सको कि बच्चों में उसको रेफरल की कहीं रिक्वायरमेंट तो नहीं है। ओके, सो जो हम समझ पा रहे हैं कि मातृसुधा अपने किसी डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे काम ना करके वो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को समहाउ जो हमारी कम्युनिटी है, जिन बच्चों के लिए आप काम करते हैं, तो योर मातृसुधा जस्ट ट्राई टू just be a bridge in between the government project and that the Matrisudha, so that those projects, the beneficiaries could reach to that project smoothly and they could get the benefit, is it? No. इससे थोड़ा सा पहले एक और है, जैसे मैंने चिल्ड्रन रिसोर्स सेंटर्स की बात की थी, वो चिल्ड्रन रिसोर्स सेंटर आज भी चलते हैं और वो 2 ग्रुप्स के बच्चों के लिए चलते हैं। एक जो है वो छोटे बच्चे हैं जो मैंने अंडर 6 वाले बच्चे कहे, और एक चिल्ड्रन रिसोर्स सेंटर चलते हैं जो एडोलेसेंट्स के लिए हैं।
और ये बियॉन्ड क्लासरूम्स प्रोग्राम है बेसिकली। यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाते हैं, यहाँ पर हमारा केवल फोकस लाइफ स्किल एजुकेशन पर रहता है। अच्छा, अब इस तरह की कम्युनिटीज़ में अवेयरनेस बहुत इवॉल्व होते हैं, सिस्टम्स बहुत इवॉल्व होते हैं, इतने सारे इश्यूज हैं जो हर दिन हमें बताने होते हैं। और तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि कैसे जो है वो बियॉन्ड क्लासरूम जो डिस्कशंस हैं, जहाँ पर हम पीरियड्स की बात कर सकें, जहाँ पर हम डिजिटल ऑनलाइन सेफ्टी की बात कर सकें, जहाँ पर हम लोग डिग्निटी की बात कर सकें, जहाँ पर हम लोग रोल ऑफ बॉयज़ इन फेमिनिज्म की बात कर सकें। ये कुछ ब्रॉडर एस्पेक्ट्स हैं जो हम लोग बेसिकली कोशिश करते हैं कि वो डिस्कशंस हों जो क्लासरूम्स में नहीं होते हैं। और ये डिस्कशन जो है किसी प्रोजेक्ट किसी गवर्नमेंट स्कीम से बहुत इंटीग्रेट होके नहीं आते हैं। तो गवर्नमेंट स्कीम्स के प्रोग्राम को सस्टेन करना और उसके एक्सेस बढ़ाना वो एक कंपोनेंट है। तो आज की डेट में अगर मैं जैसे बोलूँ तो ब्रॉडली 3 लेयर्स हैं जिस पे हम लोग काम करते हैं। हम लोग एजुकेशन से हमने इसको शुरू किया था। तो हमारा एक प्रोग्राम है जो हम उसको सेफ एंड हेल्दी मदरहुड बोलते हैं, जिसमें 1000 डेज एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। दूसरा जो है वो एडोलेसेंट हेल्थ एंड वेलबींग है। और ये सारी चीज़ें हमारे एक्सपीरियंसेस और कम्युनिटी के साथ रह के ही सामने आई थी कि हम जब आज एडोलेसेंट हेल्थ एंड वेलबींग बोलते हैं तो हम लोग ब्रॉडली उनके ब्रॉडर एस्पेक्ट्स पे हम लोग बात करते हैं कि हम चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो, उसमें हम पीरियड्स की बात कर लें, या हम उनके डिजिटल ऑनलाइन सेफ्टी की बात कर लें। और ऑनलाइन सेफ्टी तो बहुत हाल ही का इवॉल्व हुआ कॉन्सेप्ट है। आज से 4 साल पहले हमारे पास ये भी नहीं था, बट हमारे पास जब केसेस आने शुरू हुए और जब आप एक कम्युनिटी में रहते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स को ट्रांसेंड करते हैं तो कम्युनिटीज़ भी आपके पास उसी तरह से आती हैं कि सर वही प्रॉब्लम आ रही है, मैम ये प्रॉब्लम आ रही है, और बच्चे इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। तो हमारा बेसिकली रोल ये है कि हम कैसे एज एंकर और एज अ मेंटर अपना जो है रोल प्ले कर पाएँ, जहाँ पर कई बार पेरेंट्स भी नहीं कर पाते हैं। तो उनको इतना ट्रस्ट है कि उनको लगता है कि कई बार पेरेंट्स से बात नहीं कर पा रहे, बट हमारे सेंटर्स में जब हम लोग लाइफ स्किल्स एजुकेशन अपनी प्रोवाइड करते हैं तो वो इतना, अभी हमने हाल ही में एक एनालिसिस भी किया जहाँ पर 20% बहुत वनरेबल हैं एडोलेसेंट्स। मतलब उनकी स्थिति ऐसी है कि मतलब उनकी लाइफ में सिर्फ केवल अकेलापन है। मतलब ना उनके पास मोबाइल है, ना उनके पास पेरेंट्स के साथ बहुत एंगेजमेंट है, और रिलेशनशिप है नहीं इन टर्म्स ऑफ बाकी फैमिलीज के मेंबर्स। ऐसे में उनको आप कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं? सो हमारे पास जो है फिर उनके लिए हमारे पास मेंटर्स हैं। और मेंटर्स हमारा एज अ मेंटर्स रोल प्ले करते हैं। लार्जर एक हम लोग एक लाइफ स्किल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, वो एक अलग है। लेकिन फिर 1-to-1 सेशंस रहते हैं जहाँ पर बेसिकली हम मेंटल हेल्थ, क्योंकि ये सोशल साइकोलॉजी एस्पेक्ट्स के फैक्टर्स हैं, और फिर हम लोग उनको कैसे जो है प्रिवेंशन वाले एस्पेक्ट में कि भाई वो क्यूरेटिव केयर में ना जाएं, उनको मेडिकेशन की ज़रूरत ना पड़े, बट डिप्रेशन में ना चले जाएं, एंग्जाइटी ना हो, उसके लिए क्या स्टेप्स हो सकते हैं, हमें किस तरह के एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, तो उस एक्सपर्ट्स को बुलाना, उनसे काउंसिल कराना, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो उस पूरे प्रोग्राम के पार्ट ही है। और मतलब मुझे आज ये लगता है, आज मैं फील करता हूँ पिछले लगभग 1 साल से हम लोग इनडायरेक्टली इनफैक्ट मेंटल हेल्थ पे भी काम ही कर रहे हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि ये कभी इवॉल्व हुआ कॉन्सेप्ट हमारे मतलब कोर प्रोग्राम का कभी पार्ट नहीं था। लेकिन जब आज हम देखते हैं हमारी प्रोग्रामिंग्स को तो हमें लगता है कि ये इतना डीपली हम इन्वॉल्व हो चुके हैं, इतना डीपली इंटीग्रेटेड हो चुका है कि केवल एक चीज़ को, एक प्रॉब्लम को आइसोलेशन में देखना और फिर बाकी को अवॉइड करना, देन यू डोंट गिव अ होलिस्टिक सॉल्यूशन टू अ चाइल्ड जो बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहा है। तो अभी मातृसुधा को सपोर्ट कहाँ से मिलता है? तो इनफैक्ट मुझे लगता है कि सपोर्ट 2010 से ही शुरू हुआ, जो हमारा सेकंड फेज था, और हमारा पहला जो इंस्टीट्यूशन डोनर था वो क्राई रहा। चाइल्ड राइट्स यू ने हमारे को फर्स्ट फंडिंग 2011 में की थी। और तो क्राई के साथ बहुत एक्सटेंसिव जर्नी रही है, और अभी 15 साल हमारे उस फाइनेंशियल पार्टनरशिप्स को हो गए हैं। क्राई के साथ हमने बहुत कुछ सीखा, और इनफैक्ट वो उन्होंने हमारे को पुश किया कि आप हेल्थ और न्यूट्रिशन वाले इंडिकेटर्स को आप देखें, बच्चों को एज अप्रोप्रिएट स्टेज में कैसे आप देख सकते हैं, आप थोड़ा उसको देखें। हर बच्ची की नीड बहुत डिफरेंट है, और एज अप्रोप्रिएट बहुत डिफरेंट रहती है। तो हम जो एक इनिशियल अंडरस्टैंडिंग लेके चलते थे बच्चे के बारे में, वो आज बहुत बदल गई है। तो इसलिए जो मैंने आपके 3 प्रोग्राम्स के बारे में, मैंने 2 प्रोग्राम्स के बारे में बात की कि एक सेफ एंड हेल्दी मदरहुड अलग है, एडोलेसेंट हेल्थ वेलबींग अलग है, वो कहीं ना कहीं वो हमारी जो
लर्निंग बहुत जो डीप, हमने बहुत डीप डाइव किया पिछले 20-22 सालों में इनफैक्ट, तो वो उसका एक आज ये आउटकम है। और एंड इसलिए हम लोग बहुत सारा एविडेंस बेस्ड काम करते हैं, हम लोग रिसर्च करते हैं गवर्नमेंट। तो हमारे पास तो आज की डेट में एज ऑन डेट तो क्राई के साथ हमने ग्रास रूट इंटरवेंशंस प्लस पॉलिसी इंटरवेंशंस कैसे हो सकते हैं हमने, तो क्राई ने हमें ये थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड किया। तो ये हम क्या ऐसा समझे कि क्राई somehow for some उनके प्रोजेक्ट्स के लिए मातृसुधा वाज एजेंट, लाइक वर्किंग एज एन एजेंसी फॉर क्राई? सो यहाँ पर जो है ये ड्यूल पार्टनरशिप रहती है। अच्छा। सो इसको हम लोग ड्यूल पार्टनरशिप्स में बोलते हैं, जहाँ पर एक फाइनेंशियल सपोर्ट एक इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि वी डोंट हैव द कैपेसिटी टू रेज फंड्स फ्रॉम मैनी डोनर्स, मैनी इंस्टीट्यूशनल पार्टनर्स, सो क्राई प्लेज दैट रोल। एंड यहाँ पर कोर फोकस हमारा कम्युनिटीज़ को कैसे उनको अपस्केल करना है, उनके ज़िंदगी के जो बहुत सारे जो और खासकर कम्युनिटीज़ की जो बात करता हूँ तो मैं प्योरली बच्चों की बात कर रहा हूँ, और फिर उनके जुड़े हुए जो उनके फैमिलीज़ हैं और इंटीग्रेटेड सिस्टम जो हैं वो कैसे इंप्रूव हो सकते हैं। तो बेसिकली हम उसको हॉलिस्टिक वे में थोड़ा सा देखते हैं। और क्राई यहाँ पर नॉट ओनली प्ले एज अ रोल ऑफ अ फाइनेंशियल पार्टनर बट एज अ टेक्निकल सपोर्ट, मेंटर, एंकर। तो बहुत सारी जो लर्निंग्स हैं, और जब आप एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो बहुत सारे कंप्लाइंसेस को भी आपको फुलफिल करना है। तो कंप्लाइंसेस के फुलफिलमेंट भी हमारे ऐसे छोटे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत हाई ग्रेड, हाई टेक कंप्लाइंस फुलफिलमेंट करने के लिए एक्सपर्ट्स की को हम लोग ऑन बोर्ड कर नहीं पाते हैं। तो क्राई जो है, क्राई जैसे एजेंसी जो है बेसिकली वो इस तरह की जो है आपको सपोर्टिव मैकेनिज्म्स प्रोवाइड करते हैं ताकि आप वो कंप्लाइंसेस भी फुलफिल कर पाएँ। क्योंकि आज की डेट में डेवलपमेंट सेक्टर का सिनेरियो बहुत चेंज हो गया है, परिभाषाएं बहुत बदल गई हैं, बहुत सारे इंटरचेंजेड वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो उस कारण से जो है हमारे को भी एज ऑन डेट अपने हिसाब से अपने आप को अपडेट रखना है कि कंप्लाइंसेस हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। तो इस तरह की एजेंसीज हम लोग जो है कैसे हमारे को रोल प्रोवाइड करा पाएँ। तो क्राई जैसे और भी है पार्टनर्स, हमारे से इंडियन ऑयल हमारा एक पार्टनर रहा है, माँ फाउंडेशन हमारी एक सपोर्टिंग पार्टनर रही है हमारे को। तो अभी हाल ही में कलेक्टिव गुड्स फाउंडेशन है, सामिथा है, उसने हमारे को फंडिंग दिया था। और वो प्योरली और पेयरली जो है वो केवल कैसे हम पॉलिसी लेवल पर काम कर पाएँ, पॉलिसी एक्शंस हम लोग कैसे कर पाएँ कि छोटे एविडेंसेस कैसे पॉलिसी में कन्वर्ट हो पाएँ उसका। तो अभी आपका फ्यूचर कोई प्रोजेक्ट है, कुछ ऐसी प्लानिंग है जो मातृसुधा अपनी कैपेसिटी पे विदाउट being agency for any other right. non-profit, is there any vision for that? So जो चिल्ड्रन रिसोर्स सेंटर्स हैं ये फुली फंडेड, फुली सपोर्टेड बाय मातृसुधा इट्स ऑन होन है। एंड जहाँ पर हम बच्चों को जो 6 साल वाले जो बच्चे हैं, हमारा कोर एक्चुअली वही है और हम लोग उन्हीं के साथ वो ट्रांजिट करते हैं। तो बेसिकली वो सेफ एंड हेल्दी मदरहुड वाला जो प्रोग्राम है वो उसी का कंपोनेंट है। वो हम लोग खुद ही चलाते हैं और उसमें हम लोग अब ये कर रहे हैं कि कैसे 6 साल वाले जो बच्चे हैं वो स्कूल ट्रांजिशन वाला फेज़ जो है खासकर वो ब्रिज, वो लिंकेजेस बना रहे जैसे हम पहले करते थे, और वो बेसिकली लिंक ना टूटे। तो अगर उनको अगर वहाँ वो सिस्टम मिल गया है तो कैसे वो स्कूल पहुँच पाएँ, और फिर स्कूल में हम वही पैटर्न पुराना वाला हमने रिवाइव किया कि कैसे हम लोग स्कूल के साथ इंटीग्रेट होकर काम कर पाएँ। जैसे हम लोग 17 गवर्नमेंट स्कूल के साथ काम करते हैं जस्ट टू इंश्योर कि बच्चे स्कूल में हैं, वो जो जा रहे हैं वो टाइमली जा पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं। और जैसे मैंने बोला कि ये ऑडिट आपकी ऑर्गेनाइजेशन करती है कि बच्चे जा रहे हैं कि नहीं गवर्नमेंट स्कूल में, या ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है? क्योंकि नहीं, हम लोग ऑडिट इस तरह से कुछ नहीं करते हैं, बट हम लोग हमारा जो एक एंडलाइन इवैल्यूएशन होता है, हम लोग बेसलाइन इवैल्यूएशन करते हैं, फिर एक एंडलाइन इवैल्यूएशन करते हैं। वही हमारे को पूरा डेटा देता है, बताता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि 1 जनवरी 2026 में और फिर एक स्थिति 31 दिसंबर 2026 में क्या होगी। तो जो हम लोग एंडलाइन इवैल्यूएशन करते हैं उसमें हमारे को हम लोग कंपैरेटिव बना लेते हैं, कंपैरेटिव एक्सेल शीट में हम लोग उसको मेंटेन करते हैं इनफैक्ट। तो वो एक्चुअली हमारे को गाइड भी करता है, और बहुत सारा डेटा इस तरह का जो है वो हम लोग कम्युनिटीज़ का हमें हेल्प करता है इस बात को समझने के लिए, और इनफैक्ट कम्युनिटीज़ को भी। तो डेटा केवल हमारे लिए नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूजुअली डेटा को कम्युनिकेट करते हैं कम्युनिटीज़ के अंदर। जैसे एग्जांपल कि कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने % बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो एब्सोल्यूट नंबर्स में, परसेंटेज में भी,
उसमें मेल फीमेल का सेग्रीगेशन होता है। क्लास जैसे एग्जांपल कि टीकाकरण कितने बच्चों ने कराया, तो कंपलसरी वैक्सीनेशन। और जैसे मैंने पहले ही बोला कि हमने जब शुरू किया तो हम लोग केवल स्कूल एनरोलमेंट एक इशू देखते थे, बट हमें लगा कि ये बहुत इंटीग्रेटेड है कि बच्चा जब स्कूल जा रहा है तो स्कूल जाने से पहले ब्रेकफास्ट करना बड़ा ज़रूरी है। मिड डे मील तब नहीं था जब हमने शुरू किया था, स्कूल में मिड डे मील नहीं मिलता था, और तो बच्चे का ब्रेकफास्ट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चे जो हैं ब्रेकफास्ट नहीं करके जाते थे क्योंकि घर में पेरेंट्स के पास रिसोर्सेज नहीं है, वो रोज़ तो दूध नहीं पिला सकते हैं, वो तो सिर्फ चाय पिलाते हैं। और यूजुअली एक पैटर्न था कि हम देख रहे हैं कि भाई बच्चे रस खा रहे हैं, बच्चे या अदर इस तरह के आइटम्स खा रहे हैं। तब जब बच्चा अगर भूखा स्कूल जाएगा तो मुझे लगता है कि हमने बहुत सारी फाइंडिंग्स भी करने की कोशिश की, कंसंट्रेशन नहीं है पढ़ने में, क्योंकि जब भूख लगे तो आदमी का दिमाग बहुत कुछ चलता है। तो फिर गवर्नमेंट ने इनफैक्ट प्रोग्राम्स, तो गवर्नमेंट ने जो बहुत प्रोग्राम्स इवॉल्व किए वो कहीं ना कहीं उसका एक रिपल इफेक्ट हमारे प्रोग्राम्स पे भी रहा, और हम जो करते हैं उसका रिपल इफेक्ट गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स पर रहा। तो ये एक तरह की एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पार्टनरशिप्स है। और मुझे लगता है कि जब हम सोशल सेक्टर में हैं, डेवलपमेंट वाले फील्ड में हैं, तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक दूसरे के प्रोग्राम को कहीं ना कहीं एक्सटेंडर जो है एक प्लेयर की तरह और एक सपोर्टिव रोल की तरह प्रोवाइड करते हैं, चाहे ना चाहें, लेकिन सिस्टम फंक्शनिंग जो है वो उसी तरह से रहती है, और कम्युनिटी का जो ब्रॉड हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है वो इसी तरह से चलता है। ओके, सो दैट्स गुड। सो मातृ सुधा के जो भी आपने कहा कि अभी जो भी प्रोजेक्ट्स हैं अंडर 6 के, एंड उसके अलावा जो भी आप क्राई एंड मे बी इन फ्यूचर आप अपने भी कुछ प्रोजेक्ट्स लेकर के आएँ, सो इट्स रियली नाइस दैट यू आर जस्ट टेकिंग फॉरवर्ड कि अपने पेरेंट्स ने, आपके पेरेंट्स ने जो शुरू किया उस जर्नी को आप आगे लेकर जा रहे हैं। सो इस प्लेटफॉर्म से यदि कुछ आप बोलना चाहें हमारे व्यूअर्स को, तो क्या बोलना चाहेंगे? मैं 2-3 चीज़ें जो मैं बोलना चाहूँगा, इनफैक्ट वो ये, पहला तो ये है कि बच्चों और पेरेंट्स का बहुत गैप आ रहा है कम्युनिकेशन का, और उससे मैं आपको अभी हाल ही में हमने एक स्टडी किया ऑनलाइन सेफ्टी के ऊपर, साइबर चक्रव्यूह बेसिकली हमने उसका नाम दिया, और इसे ऑनलाइन सेफ्टी की मैंने बात पहले भी करी थी, और इट्स ब्रॉडर पार्ट ऑफ एजुकेशन। तो बच्चों और पेरेंट्स में कम्युनिकेशन का गैप बहुत आ रहा है। पेरेंट्स ने भी मोबाइल फ़ोन को अपना दोस्त बना लिया है, बच्चों ने भी मोबाइल फ़ोन्स को अपना दोस्त बना लिया है। वी कैरी द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ एडोलेसेंट्स अक्रॉस द ग्लोब, यूथ पॉपुलेशन भी बहुत हम कैरी करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लोनलीनेस भी अगर कहीं है पूरे विश्व में, वो हमारे देश के अंदर ही है। और बच्चों को अकेला ना छोड़ें, चाहे अनचाहे, उनको पता नहीं है, क्योंकि 13 साल की उम्र में आप सोशल मीडिया अकाउंट बना सकते हो, फेसबुक एक्सेस कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप रील बना सकते हो। रील वाली दुनिया से हम बाहर आएँ और असल ज़िंदगी में हम क्या कर सकते हैं एज अ पेरेंट्स बच्चों के लिए। पहले तो मैं मैसेज ये चाहूँगा कि पेरेंट्स, हम एज अ पेरेंट्स, तो पेरेंट्स का रोल एक एज अ एंकर का, एज अ मेंटर का, एज अ फ्रेंड्स का हम लोग रोल प्ले कर पाएँ, और समझें एक्चुअली बच्चों को समझें। तो हमें बच्चों को टाइम देना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि वो किसी एक कोने में मोबाइल फ़ोन के साथ अपना समय ना व्यर्थ करें। और दूसरा जो मैसेज है वो ये कि शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा से मानता हूँ कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप शिक्षित हैं तो शिक्षित होने का मतलब केवल ये नहीं कि आपने बहुत अच्छी नौकरी लेनी है या आपने बहुत अच्छी कंपनी में कोई जॉब करनी है, और शिक्षित होने का मतलब ये भी कि आपसे जो नीचे हैं आप कैसे उनको ऊपर उठा सको, और तभी शायद समाज जो है, जो सोसाइटी है, वो आगे बढ़ेगी। और जो यूजुअली जो आजकल एक पूरा बज़वर्ड है विकसित भारत का, तो हम जो उस लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी अगर देखें, तो जब तक सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा हर एक व्यक्ति का देश के अंदर, मुझे लगता है कि हम शायद वो फिर उस पायदान तक, उस लास्ट गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। और इसमें सबका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल मेरे अकेले काम करने से, मातृसुधा के अकेले काम करने से नहीं होगा। हम सबको जो है मिलकर जो है समाज के प्रति अपने आप को सेंसिटाइज करना पड़ेगा, और तभी जो है हम एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे। करेक्ट। सो ये था अरविंद जी के सजेशंस, एंड डेफिनेटली हम अपने व्यूअर्स से अपील करेंगे कि आप इनकी बातों को सुने, और बीइंग अ पेरेंट आप ज़रूर अपने बच्चों के पास रहें,
और मातृसुधा को बहुत सारी Thank शुभकामनाएं। you. इस तरीके से ही आप काम करते रहें। उम्मीद है अगली बार जब मुलाकात होगी तो और भी कुछ नए प्रोजेक्ट्स, नई बातें आपसे जानने को मिलें Thank you. और कितने नंबर ऑफ़ बेनिफिशियरीज आपके थ्रू बढ़ रहे हैं वो भी पता चले। राइट, नमस्कार। थैंक यू मैम।